हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हैं और आप सीए फाउंडेशन मई 26 के लिए अपेयर कर रहे हैं तो आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए पेपर नंबर 3 विच इज़ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। पहली चीज़ तो समझने की कोशिश करिए, अगर कोई सब्जेक्ट न्यू है आपके लिए तो वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो सबकी प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब अगर आप नॉन कॉमर्स या नॉन मैथ स्टूडेंट्स हैं तो आपको दो सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, विच इज़ मैथ्स एंड लॉ। ठीक है, अब मैथ्स का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में बता दूंगा। और ये सोल्यूशन जो है ना, वो रेस्ट्रिक्टेड टू आप में नहीं है कि सिर्फ आपको इशू आ रहा है। इन जनरल ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं उनको मैथ्स में इशू आता है। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम सबको फेस हो रही होती है ना, उसको प्रॉब्लम नहीं कहते। ठीक है, and now we will get into the video और I will tell you exactly what you need to do in order to gain at least 40 marks so that आपका पेपर मैथ्स की वजह से जो है ना रुके ना, आपका सीए फाउंडेशन। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको एक पैटर्न के साथ मैथ्स की प्रिपरेशन करनी है। जैसे कि आपको पहले लॉजिकल रीजनिंग करना है, देन स्टैटिस्टिक्स करना है, देन मैथमेटिक्स करना है। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी को फॉलो करके रखना है, LR स्टैटिस्टिक्स एंड देन मैथमेटिक्स। पर LR में क्या होता है आप ये समझिए, LR जो होता है ना वो प्रॉपर कॉमन सेंस होता है और ट्रिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। वहाँ पे आपको कोई मैथ्स नहीं यूज़ करना है, आपको सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है और आपको रिगरस प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास कॉमन सेंस होगा ना और आप टिप्स एंड ट्रिक्स को समझ जाएं इस लॉजिकल रीजनिंग के कि सम्स में कैसे अप्लाई होता है, तो आप LR को ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। तो पहला आप क्या करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग, एंड देन कम्स द स्टैटिस्टिक्स पार्ट। स्टैटिस्टिक्स पार्ट में ना बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा आपको फॉर्मूलेज को लर्न करना पड़ता है। बट ऑल्दो अगर मैं कहूँ ना तो बहुत सारे बच्चों को ना स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा ईजी लगता है एज़ कम्पेयर टू द LR, क्योंकि LR में सच फॉर्मूलाज नहीं होते, वहाँ पे ट्रिक्स होती हैं, वहाँ पे कुछ टिप्स आपको फॉलो करनी पड़ती है, उससे सम्स बनता है। यहाँ पे कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। ठीक है, और यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में आपको एक फार्मूलाज याद करने पड़ते हैं यार, आपको कंसिस्टेंटली थोड़ी लेंदी क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट द आंसर, बट स्टिल स्टैटिस्टिक्स इज ईजी। तो पहले आपको LR कर लेना है और स्टैटिस्टिक्स को अच्छे तरीके से कर लेना है। ठीक है, और आप ये चीज़ करते वक्त आपको दो बुक बनानी है। ठीक है, कौन कौन सी बुक बनानी है, एक तो फॉर्मूला शीट की बुक बनानी है, खुद की पर्सनलाइज्ड। ठीक है, किसी फैकल्टी की बुक्स को मत लेना, क्योंकि जिस चीज़ में आपको एफर्ट नहीं लगता ना आपको उसकी इंपॉर्टेंस रियलाइज़ नहीं होती। अगर आप खुद से फार्मूलाज बनाएंगे ना तो आपको उस फार्मूला की स्टोरी याद रहेगी कि ये फार्मूला आपको कैसे मिला था, आपने कौन से क्वेश्चन को सॉल्व किया था या कौन से नए क्वेश्चन को देखा था कौन से बुक में। तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये फार्मूला मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखा था, ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो पाया था, तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये नया फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो जाके ये सम सॉल्व होगा। तो ऑलवेज मेक अ फार्मूला शीट। ठीक है, और चैप्टर वाइज फार्मूला शीट बनाते रहना। LR में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता चलेंगे कैलकुलेटर के, उसके नोट्स बना लेना फार्मूला शीट में ही। फार्मूला शीट में फार्मूलाज भी लिख लेना और कैलकुलेटर के टिप्स एंड ट्रिक्स भी लिख लेना, सो दैट आपके क्वेश्चंस जो है ना वो 72 सेकंड्स के अंदर ये सॉल्व हो जाने चाहिए। कुछ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है ना दोस्तों LR और स्टैटिस्टिक्स के, वो 72 सेकंड्स के अंदर सॉल्व हो जाएंगे, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो 3 या 4 मिनट ले लेते, तो आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा किसी और क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान में रखना है कि जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना क्वेश्चंस की, तो क्लॉक में 72 सेकंड्स का टाइमर लगा देना और उसके विद इन अ सेकेंड आपको सॉल्व करना है वो MCQ, कोई भी MCQ। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज़ दैट कि आपको LR की भी नोट्स बनाने हैं, फार्मूला शीट बनानी है, स्टैटिस्टिक्स के भी बना लेने हैं फार्मूला शीट प्लस कैलकुलेटर के ट्रिक्स, प्लस आपको एक और बुक बनानी है। मैंने 2 बुक की बात की थी, एक तो ये हो गई फार्मूला और दूसरी हो गई एरर या मिस्टेक्स की बुक, जहाँ पे आप हर एक MCQs में जब भी आप कोई भी MCQ गलत करेंगे ना, LR में, स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिक्स में, आप उस क्वेश्चंस को वहाँ पे उतारेंगे मिस्टेक बुक में और वहाँ पे लिखेंगे कि इस चीज़ की वजह से मेरे ये MCQ गलत हुआ। जैसे कि आपने कोई MCQ सॉल्व किया, आपका आंसर गलत आया, आप सोल्यूशन देखे तो आपको रियलाइज़ हुआ कि आपने गलत फार्मूला अप्लाई किया था, या तो आपने गलत कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया था, या तो आपने जल्दीबाजी की थी, या तो आपने गलत MCQ को टिक कर दिया था गलती पैनिक में आके। तो आपको हर एक स्पेसिफिक रीज़न लिखना पड़ेगा कि इस वजह से ना आपकी ये गलती होती है MCQ को टिक करने में। तो आपको ना आफ्टर मे बी 50 क्वेश्चंस आपको ना एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि आप गलती करते हैं तो गलती क्या करते हैं। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं।
आपको ना एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा मैंने 50 MCQ सॉल्व करी, देखती हूँ मैंने 50 MCQ में मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं। तो आप देखेंगे ना कि शायद आपसे ना ये सिली मिस्टेक होता है, या मे बी आप फॉर्मूला बहुत ज़्यादा भूल जाते हैं, या तो आपकी कॉन्सेप्ट इस ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपका कॉन्सेप्ट ही बहुत वीक है, इसकी वजह से इसलिए आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा गलती हो रही है। तो ब्लड रिलेशन में आपको नॉलेज ही नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा रिश्ता किसके साथ लगाना है, समझ रहे हो। तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आप मिस्टेक क्या कर रहे हैं और आप उस मिस्टेक पे ना काम कर सकते हैं। और वो जब रिवीजन बुक आप 1.5 डेज पहले मिस्टेक वाली बुक रिवाइज करेंगे ना, तो आपको पता रहेगा कि देखो भाई अपन ना ये मिस्टेक करते हैं, अपने को यही मिस्टेक कल के एग्जाम हॉल में नहीं करनी है। तो वो चीज़ बोलते ना, आप एकदम सतर्क हो जाएगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे 2 घंटे सॉल्व करने के लिए कि हाँ भाई मैं ना यही मिस्टेक करता हूँ। वो उस टाइप का जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा ना, तो आपको पता रहेगा दिमाग में कि देखो मैंने प्रैक्टिस करते वक्त ऐसे क्वेश्चन में ये मिस्टेक की थी, तो आपको वहाँ पे नहीं करना होगा। वो बोलते हैं ना दिमाग अलार्म दे देगा आपको, तो वो मिस्टेक बुक आपका वो काम करेगी। तो आपको 2 बुक बनाना है। तो अभी तक आपने क्या किया, आपने LR किया, आपने स्टैटिस्टिक्स किया, और आपने इन दोनों के 2 बुक्स बनाए विच इज़ फार्मूला शीट और एक मिस्टेक बुक बना लिए। ठीक है, जब आपका ये दोनों 100% एकदम थॉरली प्रिपेयर हो जाए, ठीक है, ये थॉरली प्रिपेयर हो जाए ना, तो उसके बाद मैथ्स पे आना। ठीक है, मैथ्स पे आना, और मैथ्स में चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 9 उसको लास्ट प्रायोरिटी पे जाने दो। ठीक है, पहले इनके अलावा जो रेस्ट ऑफ द सारे चैप्टर्स है ना, उनको पहले कवर करो, क्योंकि वो आपसे हो जाएंगे इवन दो आप नॉन मैथ स्टूडेंट हैं तो भी। क्योंकि वो चैप्टर्स है कौन से, सेट, रिलेशन, लीनियर इनक्वालिटीज़, AP GP। तो ये जो छोटे छोटे चैप्टर्स है ना, मैथमेटिक्स और फाइनेंस, ये जो 4-5 चैप्टर्स है ना, पहले इनको कवर करो। ठीक है, क्योंकि ये हो जाएंगे, ये फॉर्मूला बेस्ड है, प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। जब ये कवर हो जाए तो उसके बाद क्या करो, फिर से LR, स्टैटिस्टिक्स और मैथ्स के सेलेक्टेड चैप्टर्स जो आपने किए हैं उनकी फिर से रिवीजन लगाओ, सेकंड रिवीजन लगा लो। उसके बाद वो जो बाकी के जो 3 चैप्टर बचे हुए हैं ना, विच इज़ 5, 7 एंड 9, 5, 7 एंड 8, 5, 7 एंड 8, उनके आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लो, सो दैट अगर उन चैप्टर से अगर इजी क्वेश्चंस भी आए ना तो भी आपका काम हो जाए। देखो वो करना कंपलसरी नहीं है, 5, 7, 8 अगर आपसे छूट गया ना तो भी कोई इशू नहीं है। बट अगर आप वो चीज़ छोड़ के जा रहे हैं ना, तो प्लीज़ रिमेंबर आपका LR स्टैटिस्टिक्स से बहुत अच्छा सा ग्रिप होना चाहिए। आप ये चीज़ ध्यान में रखें। बट अभी देखो, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपके पास 91 डेज़ है। ठीक है, 91 डेज़ मतलब बहुत होते हैं भाई। अगर आपने अभी तक मैथ्स का लेक्चर देखना भी नहीं शुरू किया ना, तो भी आप डेली बेसिस पे 2-3 घंटे लेक्चर्स देख के अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। ठीक है, और एक और चीज़ जो बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करें, जस्ट स्टिक टू द ICSE स्टडी मटेरियल, जस्ट स्टिक टू द ICSE स्टडी मटेरियल, जस्ट स्टिक टू द ICSE स्टडी मटेरियल, जस्ट स्टिक टू द ICSE स्टडी मटेरियल। 4 बार बोल दिया मैंने। आई होप अभी भी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। जस्ट स्टिक टू द ICSE स्टडी मटेरियल। ठीक है, जब आपका ICSE स्टडी मटेरियल हो जाएगा तो किसी सुचिता प्रकाशन या कोई भी एक स्कैनर ले लेना, उसमें भी स्कैनर में ना आप LR और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, दैट्स इट। मैथ्स में ना सिर्फ और सिर्फ ICSE मॉड्यूल कर लेना। अगर आपके बहुत एक्स्ट्रा टाइम बचा है ना, तो जाके LR और स्टैटिस्टिक्स पोर्शन के लिए कोई भी स्कैनर बाय कर लेना, या PDF मिल जाएगी टेलीग्राम से, उनको सॉल्व कर लेना अगर बहुत टाइम है तो। अदरवाइज ICSE मॉड्यूल पे बार बार घूमते रहो। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज, जब आपका अच्छे से 2 बार रिवीजन हो जाए ना, मैंने आपको बता दिया 2 बार रिवीजन कैसे करना है। जब 2 बार रिवीजन आपका अच्छे से हो जाए ना, और मैं आपको टाइमिंग भी बता देता हूँ 2 रिवीजन कैसे होगा। एक बार आपको 15 दिन का टाइम लगेगा फर्स्ट रिवीजन में, 15 दिन का या मैक्स 20 डेज़ का टाइम लगेगा। चलो 20 डेज़ ले लो। अगर आपको एकदम ही ज़ीरो हो, बोलते ना एकदम बिगड़े हुए हो कि आपको कुछ समझ ही नहीं आता मैथ्स, तो 20 दिन का टाइम लगेगा। उसके बाद सेकंड रिवीजन में आपको 10 दिन का टाइम लगेगा। 1 महीने में आपका 2 रिवीजन मैथ्स का हो जाएगा। उसके बाद ना आप जितने भी रिवीजन करेंगे, मान लो 2 और रिवीजन कर लेंगे, आपको हर एक रिवीजन में 2 मॉक टेस्ट पेपर लगाना है। ठीक है, 2 मॉक टेस्ट पेपर लगाए बिना एग्ज़ाम हॉल में जाना मत, क्योंकि अगर आप गए तो आप गलतियां करेंगे, छोटी छोटी गलतियां करेंगे जो कि आपको बहुत रिग्रेट देंगी। ठीक है, जब आप 2 घंटे के मॉक टेस्ट पेपर लगाएंगे ना, तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आप कहाँ पे लैग करते हैं। वो 2 घंटे के इन्वायरमेंट में जब आप 2 to 4 में घर पे बैठ के मॉक टेस्ट पेपर लगाएंगे या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके मॉक टेस्ट पेपर देंगे ना, तो आपको ओवरऑल पता चलेगा कि अच्छा मेरे को फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है, अच्छा मेरे कॉन्सेप्ट में वीकनेस है, अच्छा मैं पैनिक हो जाता हूँ, अच्छा यार मैं बहुत डर जाता हूँ, अच्छा यार मैं बहुत ओवर थिंकिंग की वजह से पेपर खराब कर देता हूँ। तो आपको एग्जैक्टली एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी कि हाँ मैं ये गलती करता हूँ, मेरे नॉलेज में कमी नहीं है, मेरे प्रैक्टिस में कमी नहीं है, बट मेरे को ना ये अदर साइड ऑफ द थिंग्स को अच्छे तरीके से मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट आप खराब कर पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको पता चलेंगी।
ठीक है, तो आपको 2 मॉक टेस्ट पेपर देना है। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं ये चीज़ कहूँगा कि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। देखो, अगर आप भागोगे ये चीज़ नहीं होगा। आप कब तक भागोगे मेरे भाई? कब तक मैथ से भागते रहोगे? मई में भाग जाओगे कोई दिक्कत नहीं, सितंबर में फेस करना पड़ेगा। सितंबर में भाग जाओगे, जैन 27 में फेस करना पड़ेगा। तो आपको ना, प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ नॉट द सोल्यूशन, फेसिंग द फियर इज़ द सोल्यूशन। आप क्या करो, डेली बेसिस पे ना एमसीक्यू में सिर्फ 20 एमसीक्यू सॉल्व करो, सिर्फ 20 एमसीक्यू फॉर द नेक्स्ट 90 डेज, सिर्फ 20 एमसीक्यूज़। आप 20 एमसीक्यूज़ डेली सॉल्व करो नेक्स्ट 91 डेज़ के लिए, आप मैथ्स में फेल नहीं हो सकते हैं। और 20 एमसीक्यूज़ में आप जो भी मिस्टेक करें ना, वो मिस्टेक बुक में लिखो कि भैया आज भाई मैंने 20 एमसीक्यू सॉल्व किए, 20 एमसीक्यूज़ में से मेरे 17 एमसीक्यू गलत थे, मैंने 3 एमसीक्यू सही किए। तो आप एग्जैक्टली लिखो कि वो 17 एमसीक्यूज़ कैसे गलत हुए, क्या रीज़न था। तब आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो जाएगी। भागना इज़ नॉट द सोल्यूशन, प्रोक्रेस्टिनेट करना इज़ नॉट द सोल्यूशन, फेसिंग द फियर इज़ द सोल्यूशन। इनिशियली स्टार्ट करो 1 घंटा पढ़ने से, देन धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाते जाना। 1 घंटा 1 हफ्ते के लिए पढ़ो मैथ्स को, फिर दूसरे हफ्ते 2 घंटा कर दो, तीसरे हफ्ते 2.5 आवर्स कर दो। तो ऐसे ऐसे टाइमिंग जो है बढ़ाते जाओ। आपका मैथ्स का फियर भी कम होता जाएगा जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ ट्राई योर बेस्ट। अगर आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आप प्लीज़ डीएम कर देना, आई कैन गाइड यू फॉर दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। होप यू लाइक दैट वीडियो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, बाय।